जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? ये है हमारा चैप्टर नंबर 10 एज़्योर सिक्योरिटी एज़ी 900 फंडामेंटल्स का ये 10वां चैप्टर है, जिसमें आप हम थोड़ी बहुत एज़्योर की सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब कुछ ही चैप्टर्स बाकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एज़ी 900 फंडामेंटल्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मेरे डेवऑप्स मौलवी हिंदी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का हमारा चैप्टर वो एज़्योर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो एज़्योर बज़ाते खुद एक बहुत ही हाईली सिक्योर क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म है। आपको पता है जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, सिक्योरिटी पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसलिए एज़्योर भी एक बहुत ही हाईली सिक्योर क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म है विद अ फोकस टू प्रोटेक्ट आवर डाटा थ्रू एवरी मीन्स, और जिसका मकसद ही हमारी इंफॉर्मेशन यानी जो हमारी एप्लीकेशंस और जो हमारा डाटा एज़्योर पर है, वो उसकी प्रोटेक्शन और उसकी सिक्योरिटी किसकी ज़िम्मेदारी है? एज़्योर की। और इसलिए एज़्योर खुद भी एक बहुत हाईली सिक्योर क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म है। और इसके बाद है व्हाट इज़ एज़्योर आरबैक? ये हमारी आज की पहली स्लाइड कि एज़्योर आरबैक क्या है? आरबैक का अगर आपने नाम नहीं सुना तो आरबैक स्टैंड्स फॉर रोल बेस्ड एक्सेस। ठीक है? जिसको जो परमिशन चाहिए बस उसी को वो परमिशन दी जाए। एज़्योर आरबैक हेल्प्स अस मैनेज हू हैज़ एक्सेस टू एज़्योर रिसोर्सेज़, व्हाट दे कैन डू विद दोज़ रिसोर्सेज़ एंड व्हाट एरियाज़ दे हैव एक्सेस टू। यानी एक यूज़र को कौन से रिसोर्सेज़ चाहिए, कौन से रिसोर्सेज पर उसको काम करना चाहिए, और कौन से रिसोर्सेज को उसकी परमिशन उस यूजर को नहीं होनी चाहिए, ये डिसाइड करता है आरबैक। हर यूजर को कुछ ना कुछ रोल्स असाइन होते हैं। वो रोल्स ही डिफाइन करते हैं कि वो फला यूजर क्या क्या काम कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक यूजर ए है, एक यूजर बी है। यूजर ए का ताल्लुक डेवऑप्स से है, यूजर बी का ताल्लुक मार्केटिंग से है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यूजर ए सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकता है, तो उसके लिए हमें एज़्योर का वर्चुअल मशीन्स वाला रोल उस यूज़र के साथ अटैच करना होगा। क्योंकि मार्केटिंग को वर्चुअल मशीन्स की ज़रूरत नहीं है। मार्केटिंग को मिसाल के तौर पर डाटा एनालिटिक्स की या बीआई रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। बिलफ़र्ज़ कि वो देखना चाहते हैं कि क्या-क्या कहाँ से हमारे यूज़र्स हमारे एड्स को या हमारे कंटेंट को देख रहे हैं वगैरह-वगैरह। तो जो रिसोर्सेज़ यूज़र बी को चाहिए मार्केटिंग वाले यूज़र को, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ वही रोल, वही रिसोर्सेज़ उसको दें, ठीक है? तो ये डिसाइड करना एज़्योर और बैक का काम है। किस यूज़र को कौन-सा रोल चाहिए, ये डिसाइड एज़्योर और बैक करता है। और रोल डेफिनिशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ परमिशंस सच एज़ रीड, राइट एंड डिलीट दैट कैन बी परफॉर्म। कि एक रोल में जैसे देखें ना, अगर यूज़र ए के साथ वर्चुअल मशीन्स का हम रोल अटैच करते हैं बिलफ़र्ज़, तो वो क्या कर सकता है, वो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर फुल एडमिन अगर एक्सेस दे दूँ मैं, तो जिस वक़्त उस यूज़र के पास एडमिन एक्सेस होगी, तो वो वर्चुअल मशीन्स लॉन्च भी कर सकेगा, मॉडिफ़ाई भी कर सकेगा, अप स्केल भी कर सकेगा, डाउन स्केल भी कर सकेगा। मैं उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ रीड की परमिशंस दूँ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ देख सकेगा कि हमारे अकाउंट में कौन-सी वर्चुअल मशीन्स कितनी हैं वग़ैरह-वग़ैरह। रीड की एक्सेस सिर्फ़ और सिर्फ़ सबसे यानी लिमिटेड एक्सेस होती है, और राइट की उससे ऊपर, और डिलीट की तो सबसे डेंजरस होती है, ये हर यूज़र को नहीं दी जाती कि वो खुदा न खास्ता नया यूज़र है तो वो रिसोर्सेज़ ये आपके डिलीट कर दे। तो एज़्योर आवर बैक हैज़ ओवर 120 बिल्ट इन रोल्स, वी कैन क्रिएट आवर ओन कस्टम रोल्स। तो आवर बैक में रोल बेस्ड एक्सेस में 120 एज़्योर ने खुद से बनाए हुए हैं, ठीक है? उन रोल्स को भी हम असाइन कर सकते हैं यूज़र्स को, और हम अपना अगर ज़ाती यानी कस्टम रिसोर्स बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। कि जो रिसोर्सेज हैं हम उनके साथ किस तरह रोल बेस्ड एक्सेस अप्लाई कर सकते हैं। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इज अप्लाइड टू अ स्कोप विच इज अ रिसोर्स और सेट ऑफ रिसोर्सेज दैट दिस एक्सेस अप्लाइज टू। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रही है स्कोप। स्कोप से मुराद रिसोर्स है, या रिसोर्स ग्रुप है, या मैनेजमेंट ग्रुप है, या सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है। तो जिस वक़्त मिसाल के तौर पर यहाँ स्कोप मेरा रिसोर्स है, तो मैं रिसोर्स के साथ भी डायरेक्टली अपना रोल अटैच कर सकता हूँ। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल उसके साथ अप्लाई हो सकती है। तो खाली आपने यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ स्कोप है, ठीक है? मैं वापस जाता हूँ
तो स्कोप से मुराद आपका रिसोर्स भी हो सकता है, रिसोर्स ग्रुप भी हो सकता है, मैनेजमेंट ग्रुप भी हो सकता है, सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह लकीली हमने ये चारों चीज़ें मेरे ख़्याल में चैप्टर नंबर 2 या 3 में डिटेल से डिस्कस की हैं। अगर आपको भूल गया है या अभी याद नहीं है कि रिसोर्स ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप या स्कोप ये सारी चीज़ें सब्सक्रिप्शंस क्या होती हैं, तो आप चैप्टर नंबर 2 या 3 ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखें ये इस डायग्राम में एक स्कोप है। अब स्कोप में मैं आपको बता रहा हूँ मैनेजमेंट ग्रुप भी है, सब्सक्रिप्शन भी है, रिसोर्स ग्रुप भी है या हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जैसे वर्चुअल मशीन है, एप्लीकेशन है, डेटाबेस है। तो हर स्कोप के साथ हम ये वाले रोल्स अटैच कर सकते हैं। तो जिस वक़्त मिसाल के तौर पर रीडर का है, रिसोर्स स्पेसिफिक, कस्टम रिसोर्सेज़, कंट्रीब्यूटर या ओनर, तो ओनर का रोल जो है वो सबसे पावरफुल है जिसमें एडमिन्स आ जाते हैं और बाकी जो है हम कस्टम रोल्स भी बना सकते हैं और बहुत सारे 120 जैसे बिल्ट इन रोल्स हैं, तो इस तरह हम उन रोल्स को स्कोप्स के साथ स्कोप में से रिसोर्सेज, रिसोर्स ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, मैनेजमेंट ग्रुप मुराद है। मिसाल के तौर पर मेरा एक मैनेजमेंट ग्रुप है और उसके साथ मैं एडमिन रोल अटैच कर देता हूँ। तो उस मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होंगे उन सब के साथ बाय डिफ़ॉल्ट वो वाला रोल अटैच हो जाएगा। ये फ़ायदा है। रिसोर्स ग्रुप है, एबीसी रिसोर्स ग्रुप है और उस रिसोर्स ग्रुप में मैं जितने भी रिसोर्सेज क्रिएट करूँगा और जिस वक़्त उस रिसोर्स ग्रुप के साथ मैं किसी भी किस्म का रोल अटैच करूँगा तो इसका मतलब है उसके अंडर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब पे अप्लाई हो गया। हाँ, अगर मैं इस चीज़ से बचना चाहता हूँ तो मैं इंडिविजुअली भी वर्चुअल मशीन के साथ या डेटाबेस के साथ, वर्चुअल नेटवर्क के साथ भी एक रोल अटैच कर सकता हूँ। यहाँ रोल स्कोप है, ठीक है? स्कोप रिसोर्सेज हैं, रोल्स आपकी यानी रीड, राइट, डिलीट वगैरह के रोल्स हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आगे मैं मज़ीद वज़ाहत कर रहा हूँ कि स्कोप है क्या? तो इन एज़्योर स्कोप डिफाइन्स द लेवल एट व्हिच अ पॉलिसी, परमिशन और एक्शन इज़ अप्लाइड और एनफोर्स्ड। कौन-सा लेवल है? रिसोर्स वर्चुअल मशीन है सिर्फ़, रिसोर्स ग्रुप है या सब्सक्रिप्शन है या मैनेजमेंट ग्रुप है? कौन-सा है? जो भी स्कोप होगा। मिसाल के तौर पर मैं मैनेजमेंट ग्रुप को एज़ स्कोप यहाँ लेता हूँ, तो उसके साथ जो रोल अटैच होगा, उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज़ होंगे, रिसोर्स ग्रुप्स, सब्सक्रिप्शंस उन सब के साथ वो रोल ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया स्कोप कैन बी अ सिंगल रिसोर्स, रिसोर्स ग्रुप, सब्सक्रिप्शन और मैनेजमेंट ग्रुप होता है। तो आपने घबराना नहीं है, स्कोप से मुराद आपकी एक वर्चुअल मशीन ही है, यही समझ लें आप। व्हाट्स ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी पे ट्रस्ट ना करना, ठीक है? जैसे आजकल के भी हालात हैं। हैं, जनरली अगर मैं करूँ बात तो नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। ये है ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल, सिंपल डेफिनेशन। नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई, ठीक है? मिसाल के तौर पर आपको अननोन नंबर से कॉल आती है, अव्वल तो आप उठाते ही नहीं है, ठीक है? फिर आप देखते हैं यार ये नंबर तो जाना-पहचाना लग रहा है। हाँ, फिर आपको याद आ जाता है, ये थोड़ी-सी वेरिफिकेशन कर रहे हैं आप अपने ज़हन में, ठीक है? पहले तो आपने बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया और आपने कॉल काट दी। फिर आपने थोड़ा आपको टाइम मिला, फिर आपने देखा यार ये मिस्ड कॉल थी या ये कौन बंदा कॉल कर रहा था। फिर आपने उस नंबर को देखा, सही है? कुछ आपको याद आ जाता है तो आप उसको वेरीफाई करके फिर कॉल बैक करते हैं। यही है नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई कि कभी किसी चीज़ पे ट्रस्ट ना करें, पहले उसको वेरीफाई करें। ये है ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल। वी ऑलवेज वेरीफाई अ कॉल रिसीव्ड बाय एन अननोन नंबर। मैंने वही एग्जांपल दी है। इन एज़्योर द ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई कि सबसे पहले उसको वेरीफाई करें, फिर उस चीज़ पे ट्रस्ट करें। Every access request is treated as potentially hostile, requiring strict verification and authorization even for internal users and resources. ये Azure की इंटरनल यानी सिक्योरिटी मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ कि यूज़र चाहे आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, रोज़ाना लॉगिन करते हैं, फिर भी वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। वो कहेगा कि पहले पहले अपनी वेरिफिकेशन कराओ, कार्ड दिखाओ, ठीक है? अपनी क्रेडेंशियल्स दिखाओ, सही है? उसके बाद वो मज़ीद आप जो भी काम करना चाहेंगे, वो आपको अलाउ करेगा। देखिए इवन फॉर इंटरनल यूज़र्स
हमें गुस्सा ज़रूर आता है, मैं अगर कहूँ कि यार क्या बार-बार लॉगिन करना पड़ता है, लेकिन ये है हमारी ही सेफ्टी के लिए, ठीक है? कि बार-बार हम करेंगे अपनी वेरिफ़िकेशन, तो उससे हमारा ही अकाउंट सिक्योर रहेगा। अच्छा, इसके बाद है डिफेंस इन डेप्थ। ये भी एज़्योर सिक्योरिटी में एक टर्म यूज़ होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफेंस इन डेप्थ इज़ टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू एवरी मीन्स। ठीक है? देखें, मैंने आपको पहली ही स्लाइड में बताया कि एज़्योर इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म्स इन द वर्ल्ड। तो वो सिक्योरिटी मेंटेन की गई है और उस सिक्योरिटी को मुख्तलिफ लेयर्स की सूरत में, ये सारी लेयर्स हैं, ठीक है? मेरा डाटा जाकर यहाँ पर आ रहा है, मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, मिसाल के तौर पर मेरी डेटाबेस है, वो यहाँ है। सबसे पहले फिजिकल सिक्योरिटी है, बॉर्डर, वॉल्स, ठीक है? ऊपर इलेक्ट्रिक फेंसिंग वगैरह। फिर उसके बाद एम्प्लॉइज़ जितने भी हैं, उनकी आइडेंटिटी, उनकी एक्सेस, देखते हैं ना आप, कार्ड के थ्रू एंटर होना। फिर इसके बाद पेरीमीटर, फिर उसके बाद एजी, अवेलेबिलिटी ज़ोन, उसका नेटवर्क, फिर उसके बाद कंप्यूट, फिर उसके बाद एप्लीकेशन और उसके बाद मेरा डाटा। तो ये सारी की सारी लेयर्स उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसको? मेरे डाटा को, ठीक है? अब इनमें से कोई एक भी लेयर कॉम्प्रोमाइज़ होगी, तो हमारे डाटा के लिए खतरा है। तो ये है हमारी डाटा का डिफेंस, यानी हर किस्म के अटैक से, हर किस्म की अनऑथराइज्ड एक्सेस से इस तरह एज़्योर प्रोटेक्ट करता है और इसको एज़्योर में डिफेंस इन डेप्थ कहा जाता है। और इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड। डिफेंडर फॉर क्लाउड इज़ अ मॉनिटरिंग टूल फॉर सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। देखिए, हर क्लाउड प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है, सिक्योरिटी टूल्स होते हैं। तो डिफेंडर दिफा करना, यानी थ्रेट्स के खिलाफ लड़ना, उसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एक टूल है जिसका काम ही ये है कि आपके हमारे रिसोर्सेज को मॉनिटर करना, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही। इट मॉनिटर्स अवर क्लाउड, ऑन प्रेम, हाइब्रिड एंड मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट्स। सारे एनवायरनमेंट्स हम उससे मैनेज और मॉनिटर करवा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर से। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड नोटिफिकेशंस एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग आवर सिक्योरिटी पोस्चर। देखें, जिस वक्त आप एंटीवायरस, मैं यहाँ आपको इस कॉमन एग्जांपल से समझाता हूँ कि एंटीवायरस जिस वक्त आप अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर देते हैं, तो उसके बाद वो क्या सो जाता है? नहीं, उसकी जिम्मेदारी होती है किसी भी किस्म की मैलिशियस और किसी की भी किस्म का, यानी अनवांटेड स्क्रिप्ट जो मेरे सिस्टम को, मेरे डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको फौरन डिटेक्ट करके डिलीट करना या मुझे नोटिफाई करना। अब यही माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का काम है कि वो हर वक्त आपके डाटा को, आपकी रिसोर्सेज को मॉनिटर करता है। किसी भी सूरत में आपको अलर्ट्स भी जा सकते हैं, नोटिफिकेशंस भी जा सकती हैं। तो उसको माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर कहते हैं। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हाइब्रिड, मतलब हम और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को भी मॉनिटर करवा सकते हैं, एडब्ल्यूएस, जीसीपी को भी, या ऑन प्रेम है, या एज़्योर खुद है। अच्छा जी, इसके बाद है एसेस, सिक्योर एंड डिफेंड। तो ये कुछ टर्म्स हैं सिक्योरिटी में। तो ज़ाहिर है एजी 900 फंडामेंटल के पेपर में हमसे पूछा जा सकता है कि ये क्या चीज़ होती है। तो वो टर्म्स हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूअसली एसेस, नो योर सिक्योरिटी पोस्चर, आइडेंटिफाई एंड ट्रैक वल्नरेबिलिटीज। जैसे नहीं होता सीसीटीवी कैमरे की आंख आपको हर वक्त देख रही है, तो यही है कि हर वक्त असेसमेंट हो रही हो, हर वक्त देखा जा रहा हो कि यार कोई चीज़ ऐसी, कोई मलिशियस, कोई सस्पिशियस, कोई थ्रेट वगैरह। Secure, harden resources and services with Azure Security Benchmark, and defend, detect and resolve threats to resources, workloads and services. तो सबसे पहले आपके रिसोर्सेज की असेसमेंट, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक की कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर। फिर इसके बाद सिक्योरिटी सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह, या इसके बाद सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस। इसके बाद जो भी थ्रेट आता है आपके सिस्टम पर, उसको फ़ौरन डिटेक्ट करना और उसको रिज़ॉल्व करना। ये सारी टर्म्स एज़्योर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं और यही हर वक़्त हमारा एज़्योर, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर भी यही कर रहा होता है और एज़्योर के जितने भी सिक्योरिटी मॉडल्स हैं वो यही कर रहे होते हैं कि आपको पता हो कि क्या चीज़ आपके डाटा को, आपके रिसोर्सेज़ को हार्म कर सकती है और नुकसान पहुँचाती है। अव्वल तो आप उसको मज़ीद सिक्योर करें, फिर भी कोई ऐसा मसला है तो वो एज़्योर फ़ौरन उन थ्रेट्स को डिटेक्ट करता है और उनको रिज़ॉल्व करता है।
तो ये था आज का हमारा चैप्टर और इसमें हमने कुछ एज़्योर सिक्योरिटी की टर्म्स को डिस्कस किया जैसे ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल और फिर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर और फिर आरबैक रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल फिर रोल। इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह हम आगे मज़ीद एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट में प्रैक्टिकली देखेंगे। मैं इसलिए बार-बार आपको कहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकली हम ये इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल इंशाल्लाह अगले सेशंस में हम ज़रूर इन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखेंगे और हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी बिल्ड होगा। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर एज़्योर कॉस्ट मैनेजमेंट के हवाले से यानी बिलिंग एंड कॉस्ट, किस तरह रिसोर्सेज में हमारी पैसे हमें चार्ज होते हैं वो डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल डेवऑप्स मौलवी हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी भी किस्म का कोई भी ओपिनियन, कोई क्वेश्चन, कोई राय देनी हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।